पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीएस इलियट की बायोग्राफी। अगर हम टीएस इलियट की बात करते हैं तो इनका पूरा नाम था थॉमस स्टर्न इलियट और इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1888 को। कहाँ हुआ था? सेंट लुइस मिसौरी यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म हुआ था। अगर हम इनकी डेथ की बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई है, तो इम्फेजिमा नामक एक बीमारी होती है। और ये इम्फेजिमा क्या होता है? ये एक प्रकार की फेफड़ों में गंभीर बीमारी हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, 4 जनवरी 1965 को कहा केसिंगटन लंदन यूनाइटेड किंगडम में इनकी मृत्यु हो जाती है टीएस इलियट की। अब हम इनके माता पिता की बात करते हैं। अगर हम इनके पिता की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो इनके पिता का नाम था हेनरी बेयर इलियट था, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। साथ ही साथ ये प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे और ट्रेजरर। ट्रेजरर का मतलब होता है कोषाध्यक्ष थे। किसके? एक कंपनी थी जिसका नाम था हाइड्रोलिक प्रेस ब्रिक कंपनी। इस कंपनी के ये अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष थे। कौन? इनके पिता, जिनका नाम था हेनरी बेयर इलियट। ठीक है, सेंट लुइस में ये कंपनी थी। अब हम इनकी बात करते हैं, किसकी? इनकी मदर की बात करते हैं। तो इनकी जो माँ थी वो शार्लोट चैंप स्टान थी, जो कि एक कवित्री और समाज सेविका थी। ठीक है, एक पोइट और सोशल वर्कर कह सकते हो। अगला एजुकेशन की बात कर लेते हैं कि इनकी एजुकेशन कहाँ हुई। तो एजुकेशन में ध्यान बनाए रखना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड, दो जगह से। ठीक है, कहाँ कहाँ से? हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का जो मर्टन कॉलेज होता है वहां से ये क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। अगर हम स्पाउसेस की बात करते हैं कि इनकी दो शादियां हुई, दो पत्नियां थी। पहली पत्नी यानी कि पहली शादी 1915 में हुई थी और किसके साथ हुई थी? विवियन हेगवुड थी, उनके साथ इनका विवाह होता है। ठीक है, और दूसरी शादी 1957 में यानी कि 1957 में और किसके साथ होती है? ब्लैरी इलियट होती हैं, उनके साथ इनका ये दूसरा विवाह होता है। ठीक है, ऑनर्स की बात कर लेते हैं। तो ऑनर्स में अगर हम बात करें तो 1948 में इनको दो पुरस्कार मिले थे, जिसमें आपको दोनों याद बनाए रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, और साहित्य में मिला था, ये नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था इनके लिए। और 1948 में ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, इतनी बातें हमको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन की। तो ये जो थे ना 20वीं सेंचुरी के यानी कि मॉडर्न एज के इंग्लिश पोइट, एसिस्ट, प्लेराइट, लिटरेरी एंड सोशल क्रिटिक थे। मतलब ये हुआ कि जो टीएस इलियट थे, थॉमस स्टर्न इलियट थे, वो 20वीं शताब्दी मतलब आधुनिक युग यानी कि मॉडर्न एज के प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, निबंधकार, नाटककार, साहित्यिक आलोचक और सामाजिक आलोचक थे। ठीक है ना, इतनी बातें हमको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं यहां से, क्या है कि इलियट वाज बोर्न इनटू द इलियट फैमिली। अब सीधी सी बात है कि टीएस इलियट का जन्म जो है वो इलियट परिवार में ही होगा। अब ये क्या था, एक बोस्टन का ब्राह्मण फैमिली थी यूएसए की। ठीक है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। मतलब ये है टीएस इलियट का जन्म अमेरिका के एक प्रसिद्ध बोस्टन ब्राह्मण थे। ठीक है, उस परिवार में इनका जन्म हुआ था। अगला बात करते हैं। देखो, अब हम चर्चा कहां से कहां तक की करेंगे? 1898 से लेकर के 1905 की चर्चा करेंगे। ठीक है, कि 1898 से 1905 तक उन्होंने स्मिथ अकेडमी से शिक्षा प्राप्त की थी। कहां से? स्मिथ अकेडमी से। ठीक है, अब वहां इन्होंने क्या क्या सीखा था? लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, इन सब भाषाओं का यहां पर इन्होंने अध्ययन किया था। किसका? लैटिन, एंशिएंट ग्रीक, फ्रेंच और जर्मन का। अब इन 19 ही वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर लैटिन। और 1900 में टीएस इलियट के लिए लैटिन भाषा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए इनको गोल्ड मेडल दिया गया था, यानी कि स्वर्ण पदक दिया गया था। ठीक है ना। अब अगला क्या है? ही बिगेन, अगला बोला गया ही बिगेन टू राइट अ पोएट्री व्हेन ही वाज 14 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। अब बात यह की गई है कि जब टीएस इलियट की उम्र मात्र 14 साल थी, कितनी? 14 ईयर के थे, तब एक नाम यहां पर दिया गया है और वो नाम है एडवर्ड फिट्जगेराल्ड रूबी। इनका जो एडवर्ड फिट्जगेराल्ड थे, इनका एक वर्क था, ठीक है, जिसका नाम था रुबायत अ ओमर खयाम। ठीक है, इससे प्रेरित होकर के इन्होंने कविता को लिखना शुरू करा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, एडवर्ड फिट्जगेराल्ड की एक रुबायत ऑफ उमर खयाम। ठीक है, अ ट्रांसलेशन ऑफ अ पोइट्री ऑफ उमर खयाम। तो यही चीज ध्यान बनाए रखना है कि 14 वर्ष की आयु में एडवर्ड फिट्जगेराल्ड द्वारा एक अनुवादित रुबायत अ उमर खयाम से प्रेरित होकर के कविता को लिखना शुरू किया। अब उनकी पहली प्रकाशित कविता कौन सी थी, यहां पर चर्चा करेंगे। तो बात यह है कि हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम कौन सी थी, और इसको अंडरलाइन कर लो, कहीं लिख लो।
इनकी पहली प्रकाशित कविता जिसका नाम था अ फेवर फॉर फीस्टर्स, क्या था? अ फेबल फॉर फीस्टर्स was written as a school exercise and was published in a Smith Academy record in February 1905। मतलब ये हुआ कि ये जो इनकी पहली प्रकाशित कविता थी अ फेबल फॉर फीस्टर्स, जिसे उन्होंने एक विद्यालय के अभ्यास के रूप में लिखा था, और ये फरवरी 1905 में स्मिथ अकादमी रिकॉर्ड में प्रकाशित हुई थी। किसमें? फेबल फॉर फीस्टर्स इनकी किसमें प्रकाशित हुई? 1905 में प्रकाशित हुई है, और स्मिथ अकादमी रिकॉर्ड्स में प्रकाशित हुई है। किसमें? स्मिथ अकादमी रिकॉर्ड्स में। कब? फरवरी 1905 में। इतना पॉइंट आपको समझ में आएगा। आल्सो पब्लिश्ड देयर इन अप्रैल 1905 ही वाज ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम इन मैन्युस्क्रिप्ट। अब बोला यह गया है कि उसी वर्ष अप्रैल 1905 में उनकी एक बिना शीर्षक वाली गीतात्मक कविता प्रकाशित हुई थी, जिसे बाद में संशोधित करके एक मनु स्क्रिप्ट जो है प्रकाशित की गई थी, जिसको बाद में क्या किया गया था? संशोधित किया गया था, रिवाइज किया गया था, रिप्रिंट किया गया था। किस नाम से? सॉन्ग नाम से। इन दी किसमें? हार्वर्ड एडवोकेट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मैगजीन में। यानी कि 1905 में उनकी एक बिना शीर्षक वाली एक गीतात्मक कविता प्रकाशित हुई, जिससे बाद में संशोधित करके क्या नाम दिया गया था? सॉन्ग नाम दिया गया था, SONG सॉन्ग। और सॉन्ग नाम से द हार्वर्ड एडवोकेट में पुनः इसको क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था। 1905 में उनकी 3 छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज आई थी, लघु कहानियां आई थी, और इनको जरूर ध्यान बनाए रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम में कि वो 3 शॉर्ट स्टोरीज इनकी जो 1905 में आई थी उनके नाम क्या थे। तो पहली का नाम था वर्ड्स ऑफ प्रे, दूसरा का नाम था आ टेल ऑफ अ व्हेल, और तीसरी नाम थी द मैन हु वाज किंग। तो तीनों नाम पता लग गए, पहला वर्ड्स ऑफ प्रे, अ टेल ऑफ अ व्हेल, और तीसरा था द मैन हु वाज किंग। ये तीनों प्रकाशित हुई थी 1905 में, और ये तीनों क्या है? हमारी शॉर्ट स्टोरीज है। अगला हम चर्चा करते हैं 1905 की ही। 1905 में ये कहाँ गए थे? एक मिसाचुसेट्स में मिल्टन एकेडमी है, तो वहां पर गए थे। ठीक है, ही वेंट टू मिल्टन एकेडमी इन मिसाचुसेट वेयर ही मेट, जहां पर इनकी मुलाकात होती है। और किससे मुलाकात होती है? एक नाम होता है स्कोफील्ड थायर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस्टलैंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। स्कोफील्ड थायर हु लेटर पब्लिश द बेसलैंड, यानी कि जो 1905 में मैसाचुसेट्स की एक मिल्टन एकेडमी होती है, वहां पर इनकी मुलाकात होती है स्कोफील्ड थायर से। और बाद में थायर ने ही इलियट की एक बहुत प्रसिद्ध कविता थी जिसका नाम था द बेसलैंड, उसको प्रकाशित किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बेसलैंड को प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो स्कोफील्ड थायर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा, जरा देखो। बोला गया है कि ही स्टडीड फिलोसफी एट हार्वर्ड कॉलेज in 1906 to 1909, फिर earning his bachelor degree after 3 years instead of the usual 4। Here he read authors Simon's The Symbolist Movement in Literature। अब इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज क्यों है जरा समझो कि 1906 से 1909 तक उन्होंने हार्वर्ड कॉलेज में फिलोसफी का अध्ययन किया। ठीक है, सामान्य 4 वर्षों के स्थान पर इन्होंने क्या करा था? 3 वर्षों में ही बैचलर ऑफ डिग्री की उपाधि प्राप्त कर ली, स्नातक की डिग्री। और इसी दौरान, इन 3 वर्षों के दौरान ही इन्होंने आर्थर साइमंस की एक पुस्तक थी, आर्थर साइमंस, देखो हमने अंडरलाइन किया है, कहो तो हम इसको आर्थर साइमंस, देखो ये आर्थर साइमंस की एक पुस्तक थी जिसका नाम था द सिंबोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर, जो कि 1899 में आई थी। ठीक है, इसको थोड़ा अब फिर से मैं अंडरलाइन करता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आर्थर साइमंस की एक पुस्तक थी जिसका नाम था द सिंबोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर, जो कि 1899 में आई थी। ठीक है, इसको इन्होंने अध्ययन किया, पढ़ा, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा। और इसके बाद में क्या हुआ, जिससे उनका परिचय, अब जब इस चीज को पढ़ा तो इनका परिचय होता है, ये जानने लगते हैं किसके बारे में? जूल्स लाफोर्ग के बारे में जानने लगते हैं, जूल्स लाफोर्ग के बारे में जानते हैं। और किसके बारे में? आर्थर रिम्बो के बारे में जानते हैं। और इसके बारे में किसके बारे में जानते हैं? पॉल बेरलेन। क्या है? बेरलेन। ठीक है, ये 3 नाम ध्यान बनाए रखना। जब ये आर्थर साइमंस की पुस्तक द सिंबोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर को पढ़ते हैं तो इनका परिचय होता है, ये जानना शुरू करते हैं किसके बारे में? जूल्स लाफोर्ग के बारे में जानते हैं, आर्थर रिम्बो और पॉल बेरलेन। ये थोड़े से सिंबोलिस्ट कवि होते हैं। ठीक है, प्रतीकवादी सिंबोलिस्ट मूवमेंट के
कवि ही कह सकते हो, ठीक है। इन कवियों से इनका क्या होता है, परिचय होता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आफ्टर वर्किंग एज अ फिलोसफी असिस्टेंट एट हार्वर्ड, अब नेक्स्ट 1909 से 1910 तक हार्वर्ड में फिलोसफी के सहायक के रूप में कार्य किया, और कार्य करने के बाद में 1910 से 1911 में ये कहां चले गए, पेरिस चले गए। कहां चले गए, पेरिस के लिए मूव हो गए। वेयर फ्रॉम 1910 टू 1911 ही स्टडीज फिलोसफी एट दी सबॉर्न, सारबोन विश्वविद्यालय, ठीक है। अब सारबोन का भी हम जिक्र करेंगे आपको आगे चल करके, ये सारबोन क्या है। तो अब पहले जरा समझ लो कि 1909 से 1910 तक ये हार्वर्ड में फिलोसफी के सहायक के रूप में कार्य करने के बाद 1910 से 1911 में कहां गए, पेरिस गए। और पेरिस में ही एक विश्वविद्यालय है जहां, जिसका नाम है सारबोन विश्वविद्यालय, जहां पर इन्होंने दर्शन शास्त्र का क्या किया था, अध्ययन किया था, फिलोसफी का अध्ययन किया था। तो एट दी सारबोन, सारबोन समझ गए ये क्या है, एक विश्वविद्यालय का। अब ये पॉइंट जरा समझ करके देखिए क्या बोला गया है। फ्रॉम 1911 टू 14 ही वाज बैक एट हार्वर्ड टू स्टडी फिलोसफी as a graduate student and began his doctoral thesis on knowledge and experience in the philosophy of F.H. Bradley। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं नोट कर लेना कि 1911 से 1914 तक वे पुनः हार्वर्ड लौटे और स्नातकोत्तर छात्र के रूप में इन्होंने फिलोसफी का अध्ययन किया। इसी दौरान उन्होंने एक नाम दिया है कि F.H. ब्रैडली के जो फिलोसफी यानी कि दर्शन में ज्ञान और अनुभव, मतलब ये नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन फिलोसफी ऑफ F.H. ब्रैडली, ये इस विषय पर, ये इनके विषय का नाम है, थीसिस का नाम है, ठीक है, जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं। इनकी थीसिस का नाम क्या है, डॉक्टरल थीसिस का नाम है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फिलोसफी ऑफ F.H. ब्रैडली, ये इनकी थीसिस है, ठीक है। इसी विषय पर इन्होंने अपना डॉक्टरेट शोध प्रबंध लिखना प्रारंभ किया था, ठीक है। थीसिस लिखना शुरू करी थी इसी सब्जेक्ट के ऊपर। अगला क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, ही वेंट टू इंग्लैंड ऑन फेलोशिप फ्रॉम मर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन 1914। On 22 सितंबर 1914 he met एजरा पाउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1914 में भी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के मर्टन कॉलेज की फेलोशिप पर कहां गए, इंग्लैंड गए। और 22 सितंबर 1914 को उनकी मुलाकात एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि होते हैं जिनका नाम होता है एजरा पाउंड, ठीक है, उनसे हो जाती है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है, देखो बोला गया है, अब 26 जून की बात करते हैं। 26 जून 1915 ही गॉट मैरिड, किससे इनकी शादी हो जाती है, विवियन हेवुड से, कैम्ब्रिज गवर्नेस। बोला गया है कि 26 जून 1915 को नोट डाउन कर लीजिएगा कि विवियन हेवुड से इनकी जो शादी होती है वो 26 जून 1915 को होती है। और ये जो विवियन हेवुड होती हैं, ये कैम्ब्रिज में गवर्नेस थी, उनसे इनका विवाह होता है। ये विवाह अत्यंत दुखद और असफल रहता है, ध्यान बनाए रखना, ये जो मैरिज होती है वो मार्गली अनहैप्पी, ठीक है, इन पार्ट बिकॉज ऑफ बिबियंस हेल्थ इश्यूज। अच्छा, किस कारण इनका ये जो विवाह होता है वो बहुत ज्यादा दुखद और असफल रहा, इसका मुख्य कारण था बिबियन का स्वास्थ्य संबंधी बहुत ज्यादा समस्याएं थी, यानी कि हेल्थ इश्यूज थे। इलियट ने स्वयं ही कहा है, अब क्या क्या है, हिमसेल्फ सेज टू हर द मैरिज ब्रो नो हैप्पीनेस। बोला गया है कि उसके लिए ये विवाह कोई खुशी नहीं लाया और मेरे लिए ये वही मानसिक स्थिति लेकर आया जिससे वेस्टलैंड की रचना हुई। क्या बोला गया, एंड टू मी, मेरे लिए, इट ब्रॉट द स्टेट ऑफ माइंड आउट ऑफ विच केम द वेस्टलैंड। इंपॉर्टेंट है कि इलियट ने स्वयं क्या कहा कि उसके लिए यह विवाह कोई खुशी नहीं लाया और मेरे लिए ये वही मानसिक स्थिति लेकर आया जिससे द वेस्टलैंड की रचना हुई। उनके वैवाहिक जीवन पर आधारित their relationship became the subject of the 1984 play Tom and Bim, which in 1994 was adapted as a film। बोला गया है कि उनके वैवाहिक जीवन पर आधारित 1984 में टॉम एंड बिब नामक एक नाटक लिखा गया था, और जो टॉम एंड बिब नामक जो नाटक लिखा गया था उसी पर आधारित 1994 में फिल्म के रूप में प्रस्तुत किया गया उसी नाटक को, ठीक है ना। अगला 1917 की अगर हम बात करते हैं तो ही टुक अ पोजीशन एट ललॉयड बैंक इन लंदन वर्किंग ऑन फॉरेन अकाउंट्स। कि 1917 में, 1917 की बात कर रहे हैं, टीएस इलियट ने लंदन के एक ललॉयड बैंक थी, उसमें फॉरेन अकाउंट्स एक डिपार्टमेंट था, विभाग था, उसमें कार्य करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। अगला, इन 1925 में ही लेफ्ट ललॉयड टू ज्वाइन दी पब्लिशिंग फर्म, एक थी फेबर एंड गॉयर, later Faber and Faber, where he remained for the rest of his career, eventually become a director।
बोला गया 1925 में इन्होंने क्या करा था, लॉयड्स बैंक छोड़ करके फेबर एंड गॉयर प्रकाशन संस्था में कार्य करना शुरू किया, जो बाद में फेबर एंड फेबर के नाम से प्रसिद्ध हुई। वे जीवन भर इसी संस्था से जुड़े रहे और अंततः इस फेबर एंड फेबर नामक संस्था के क्या बने, डायरेक्टर बने वो। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है, यहां तक देखिएगा, चलो यहीं तक देखो पहले। ही वाज नेचुरलाइज्ड एज अ ब्रिटिश सब्जेक्ट सिटीजन इन 19, बहुत मोस्ट कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1927 में लगभग 39 यानी कि 39 वर्ष की आयु में इलियट ने अमेरिकी नागरिकता त्याग करके ब्रिटिश नागरिकता ग्रहण की। क्या करा, ब्रिटिश सिटीजनशिप जो है कब ली थी, 1927 में, और उस समय टीएस इलियट की उम्र थी 39 वर्ष, ठीक है, रेनाउंसिंग हिज अमेरिकन सिटीजनशिप। बस इतना पॉइंट आप कहीं नोट कर लीजिए कि इन्होंने क्या करा, टीएस इलियट ने 1927 में जो अमेरिकी नागरिकता थी यानी कि अमेरिकन सिटीजनशिप को इन्होंने त्याग दिया और ब्रिटिश सिटीजनशिप को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। अब क्या होता है कि स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एज, ये भी बहुत पूछा जाता है, कहीं नोट कर लीजिए, एंग्लो कैथोलिक प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजियन। यानी कि टीएस इलियट ने ये बात स्वयं स्वीकार की, स्वयं ही कही कि साहित्य में क्लासिसिस्ट, राजनीति में राजतंत्र यानी कि रॉयलिस्ट समर्थक और धर्म में एंग्लो कैथोलिक बताया अपने आप को। अगला नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट 30 ईयर लेटर, क्या बोला गया है, थोड़ा बड़ा पॉइंट है इसलिए प्यार से समझा रहा हूं। 30 ईयर लेटर इलियट कमेंटेड ऑन हिज रिलीजियस व्यूज दैट ही कंबाइंड अ कैथोलिक कास्ट ऑफ माइंड, ठीक है। अब देखो क्या कहा है कि लगभग 30 वर्ष बाद उन्होंने कहा कि उनके धार्मिक विचारों में कैथोलिक मानसिकता, कैल्विनवादी जो कैल्विनिस्ट हेरिटेज मतलब कैल्विनवादी विरासत और प्यूरिटेनिकल टेम्परामेंट मतलब प्यूरिटन स्वभाव का समन्वय था। तीन चीजों का इनके टेम्परामेंट दिखाई देता था, समन्वय दिखाई देता था। क्या, कैथोलिक मानसिकता दिखाई देती थी, कैल्विनवादी विरासत दिखाई देती थी और प्यूरिटन स्वभाव जो है वो झलकता था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट में बोला गया है, थोड़ा नीचे कर लेने कट जाएगा, ठीक है। बोला गया है इन 1933 his 1932 नॉर्टन लेक्चर्स एट हार्वर्ड पब्लिश्ड अंडर द टाइटल, बोला गया है कि 1933 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दिए गए उनके 1932 से 33 के जो नॉर्टन लेक्चर्स थे, और वो कौन से थे, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, इस शीर्षक से क्या हुए थे, पब्लिश हुए थे। तो हार्वर्ड में जो पब्लिश हुए थे अंडर द टाइटल, टाइटल क्या था, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, जो कि 1933 में पब्लिश हुए थे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1933 में नॉर्टन लेक्चर्स पर आधारित इन आधारित जो है एक वर्क था, या कह सकते हो इस शीर्षक से द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म शीर्षक से जो प्रकाशित हुआ था वो कब, 1933 में, ठीक है। ये किस पर आधारित था, नॉर्टन लेक्चर्स पर आधारित था, ठीक है, जो आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स नाम से भी प्रकाशित हुए, ध्यान बनाए रखना, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, कहा, वर्जीनिया विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिए इसके बाद में, ठीक है। जो और जब वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने लेक्चर दिया था, ही डिलीवर्ड द लेक्चर्स लेटर पब्लिश्ड, और यही चीज बाद में क्या पब्लिश हुई थी, एज आफ्टर स्ट्रेंज गॉड, ये उसका बदला हुआ नाम है 1934 में। द सेम ईयर ही सेपरेटेड फ्रॉम विवियन हु डाइड इन 1947। तो अब देखो कितनी बातें यहां से हमको समझ में आई थी कि आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स 1934 में जो है प्रकाशित हुई, और इसी वर्ष ये जो थे वो अपनी पत्नी विवियन से अलग हो गए, और इसके बाद विवियन का 1947 में क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, ठीक है। अगला 1948 की हम बात करते हैं, तो 1948 में क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इनको नोबेल प्राइज से लिटरेचर में मिलता है, और क्या, फॉर हिज आउटस्टैंडिंग पायनियर कंट्रीब्यूशन टू द प्रेजेंट डे पोएट्री, द सेम ईयर ही गॉट ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो दो चीजें ध्यान बनाए रखना 1948 में टीएस इलियट को इनकी जो समकालीन कविता में उनके उत्कृष्ट और अग्रणी योगदान के लिए साहित्य में नोबेल प्राइज जो है वो प्रदान किया गया, और उसी वर्ष इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद हम किसकी चर्चा करते हैं, अगले पॉइंट की, कि ऑन 10 जनवरी 1957
अब इनकी उम्र 68 साल हो चुकी है और ये किससे शादी कर लेते हैं, जहां यहां पर ये देखिएगा, एक होती है एजमे ब्लेरी फ्लेचर, ठीक है। 10 जनवरी 1957 को 68 वर्ष की आयु में इलियट ने ये शादी की है, ठीक है। किससे की है, एजमे बेलेरी फ्लेचर से, ठीक है। उस समय ब्लेरी 30 वर्ष की थी, जिससे शादी की उनकी उम्र मात्र 30 साल और इनकी 68 साल है, ठीक है। हिज सेक्रेटरी एट फेवर एंड फेवर सिंस अगस्त 1949। अगस्त 1949 से फेवर एंड फेवर प्रकाशन संस्था की उनकी सचिव के रूप में कार्य कर रही थी और अपनी सेक्रेटरी से ही ये क्या कर लेते हैं, ब्लेरी फ्लेचर से शादी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कि इसकी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1964 में ही वाज अवार्डेड द यूएस मेडल ऑफ फ्रीडम, यानी कि 1964 में टीएस इलियट को संयुक्त राज्य अमेरिका का मेडल ऑफ फ्रीडम, यूएस मेडल ऑफ फ्रीडम है, उसको प्रदान किया गया था। अगला पॉइंट है हमारा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। पहले इतना समझो, क्या बोला गया है कि ही डाइड ऑफ एम्फेजिमा एट द होम इन केसिंगटन इन लंदन। अब इनकी जो है मृत्यु हो जाती है 4 जनवरी 1965 को लंदन के केसिंगटन स्थित अपने घर में ही, और किससे, इम्फेजिमा, ये फेफड़ों की बीमारी होती है उसके कारण, ठीक है। 4 जनवरी 1965 को। अब क्या होता है, एंड वाज क्रीमेटेड, अब इनको क्रीमेटेड किया जाता है, यानी कि इनका दाह संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार कहां, गोल्डर्स ग्रीन शमशान होता है, यानी कि गोल्डर्स ग्रीन क्रेमेटोरियम में इनका, तो ये ध्यान बनाए रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनका जो क्रिमेशन किया जाता है वो कहां किया जाता है, गोल्डर्स ग्रीन क्रेमेटोरियम में, ठीक है। ये एक नाम है, गोल्डर्स ग्रीन शमशान, उसमें इनका दाह संस्कार किया जाता है। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद हिज विशेष, उनकी जो अंतिम इच्छा थी वो क्या थी, हिज एसिस, उनकी राख को बल्टेकिन ले जाया जाए एट सेंट माइकल्स चर्च इन ईस्ट कोकर। बोला गया है कि उनकी जो अस्थियां हैं वो सोमरसेट की ईस्ट कॉकर, सोमरसेट की जो ईस्ट कॉकर है स्थित एक सेंट माइकल चर्च है, वहां रखी गई है, ये कह सकते हो, वहां उनको ले जाया जाए। अब आगे मैं थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूं इसके बारे में। एक्चुअली जो इनकी अंतिम इच्छा थी कि इनकी जो अस्थियां हैं, इनकी जो राख है, वो सोमरसेट के ईस्ट कॉकर में, इस सोमरसेट में ईस्ट कॉकर में एक जो है चर्च है, और उस चर्च का नाम है सेंट माइकल चर्च, वहां पर रखी जाए इनकी अस्थियां, ये इनकी अंतिम इच्छा थी। ये वही गांव था जहां से उनके पूर्वज अमेरिका जाकर बसे थे, ध्यान बनाए रखना। which his ancestors, देखो अंडरलाइन कर देते हैं, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, हैड इमिग्रेटेड, जाकर के बस गए कहां, अमेरिका में। अ बाल प्लेग कमोमरेट्स हिम विद अ कोटेशन फ्रॉम हिज पोएम ईस्ट कॉकर, इन माय बिगिनिंग इज माय एंड, इन माय एंड इज माय बिगिनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, ईस्ट कॉकर की। तो वहां उनकी स्मृति में एक स्मारक पट्टिका है, बाल प्लेग है, लगाई गई है स्मारक पट्टिका पर, और जिस पर उनकी कविता ईस्ट कॉकर की प्रसिद्ध पंक्तियां जो है वो लिखी गई हैं, इन माई बिगिनिंग इज माई एंड, और इन माई एंड इज माई बिगिनिंग, मेरे आरंभ में ही मेरा अंत निहित है और मेरे अंत में ही मेरा नया आरंभ निहित है, ठीक है, ये था। अगला पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करते हैं तो क्या है, इन 1967 ऑन द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ हिज डेथ, अब क्या, मरे हुए एक साल होगी तो दूसरी वर्षगांठ पर मान लो कि 1967 में उनकी मृत्यु की दूसरी वर्षगांठ पर लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में एक प्रसिद्ध पोइट्स कॉर्नर में फर्श पर उनकी स्मृति का एक बड़ा पत्थर जो है वो स्थापित किया गया। तो क्या हुआ, सेकेंड एनिवर्सरी पर एक लार्ज स्टोन, एक बड़ा सा पत्थर इंस्टॉल किया गया, स्थापित किया गया, कहां, फ्लोर पर, फर्श पर, पोइट्स कॉर्नर्स, ये एक अच्छी जगह है लंदन में, वेस्टमिंस्टर एबी में, ठीक है। तो ये भी ध्यान बनाए रखना कि इनको वेस्टमिंस्टर एबी में पोइट्स कॉर्नर में कब जगह मिली थी, तो इनकी दूसरी वर्षगांठ पर 1967 में, ठीक है। उस पत्थर पर उनके जन्म और मृत्यु की तिथियां, ये सब चीजें लिखी गई हैं, यानी कि द स्टोन इज इंस्क्राइब्स, उस पत्थर के ऊपर लिखी गई हैं, क्या लिखा गया है, विद हिज लाइफ डेट, लाइफ डेट्स लिखी हैं, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड अ कोटेशन फ्रॉम हिज पोएम लिटिल गिडिंग। दो चीजें ध्यान रखना, जन्म मृत्यु की तिथियां लिखी हैं, ऑर्डर ऑफ मेरिट का जो सम्मान है वो, और उनकी एक कविता है जिसका नाम है लिटिल गिडिंग, उसकी कुछ पंक्तियां जो हैं उसके ऊपर लिखी गई हैं, और वो पंक्तियां कौन सी हैं उनको मैं अंडरलाइन कर, देखो ये, द कम्युनिकेशन ऑफ द डेड इज टंग्ड विद अ फार बियॉन्ड द लैंग्वेज ऑफ लिविंग, ये लिखी हुई है। इसका मतलब है कि मृतकों का संदेह एक
ऐसी अग्निमय वाणी को व्यक्त होता है जो जीवित लोगों की भाषा से कहीं ऊपर होती है। ठीक है, ये बात उन्होंने कही है। अब हम किसकी चर्चा करेंगे, इनकी कुछ मेजर वर्क हैं टीएस इलियट की। अब हम लोग टीएस इलियट के कुछ मेजर वर्क की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्रोज की चर्चा करेंगे। प्रोज में भी हम सबसे पहले किसको जानेंगे, इनकी शुरुआती कुछ शॉर्ट स्टोरीज के नाम, जो कि तीन हैं, तीन शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है द बर्ड्स ऑफ प्रे। 1905 में ये पब्लिश हुई है। इसका इंपॉर्टेंस बात यह है कि इलियट की शुरुआती जो भी पब्लिश कहानियां हुई थी, ये उनमें से एक मानी जाती है, जिसमें कुछ सटायरिकल रूप से मानव स्वभाव और समाज की प्रवृत्तियों के बारे में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब हम बात किसकी करते हैं, दूसरी, और दूसरी ये भी 1905 में आई है और इसका नाम है अ टेल ऑफ अ हेल। ये भी शॉर्ट स्टोरी है और 1905 में तीसरी शॉर्ट स्टोरी है द मैन हु वाज किंग। ठीक है, ये तीनों इनकी क्या है, शॉर्ट स्टोरीज हैं, बस इनको ध्यान बनाए रखना है। इसके बाद हम इनके कुछ रिव्यू आए हैं। ठीक है, इनके दो रिव्यू और कुछ इनके एसेज हैं, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि 1909 में आए हैं। अगर हम अ रिव्यू ऑफ द वाइन एंड द प्यूरिटेंस की बात करते हैं, तो ये एक समीक्षा पुस्तक है। आप जानते हो समीक्षा पुस्तक क्या होता है, बुक रिव्यू होता है, और ये पब्लिश हुई थी 1909 में। इसमें हुआ क्या था, इस समीक्षा बुक में इलियट ने पुस्तक के साहित्यिक विचारों और शैली की आलोचनात्मक मूल्यांकन किया था। ठीक है, इलियट के आलोचक यानी कि क्रिटिक रूप में ये इसका एक प्रारंभिक एग्जाम्पल मान सकते हो। इसके बाद में हम किसकी बात करते हैं, 1909 में दी पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक एसे है। ठीक है, फिर से ध्यान बनाए रखना, इसका जॉनर क्या है, ये एक एसे है। ठीक है, दूसरा, अब हम 1909 में जेंटलमैन एंड सीमैन की बात करते हैं। अगर हम जेंटलमैन एंड सीमैन बात करते हैं, ये भी एक एसे है, यानी कि जो कि 1909 में आया है, और इस एसे के अंदर टीएस इलियट ने क्या बताया कि समाज के जो विभिन्न वर्ग होते हैं या उनके जो व्यवहार होते हैं, उनका बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया है। अगला, द रिव्यू ऑफ इगोइस्ट की बात कर लेते हैं। अगर हम रिव्यू ऑफ इगोइस्ट बात करते हैं, ये भी 1909 में आया है, और ये भी इनका एक लिटरेरी रिव्यू है, यानी कि एक साहित्यिक समीक्षा ही थी, जिसमें ये इगोइस्ट एक पत्रिका थी। ठीक है, या इगोइस्ट पत्रिका या रचना की समीक्षा है, जिसमें आधुनिक साहित्य की विशेषताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण इसके अंदर किया गया है। तो हम क्या बताए इसके बारे में, एक लिटरेरी रिव्यू है, और ये इलियट की प्रारंभिक आलोचनात्मक लेखन शैली का एक एग्जाम्पल आप मान सकते हो। तो हमने आपको क्या चीज प्रोज के अंदर बताई, इनकी तीन लघु कहानियां, इनकी शॉर्ट स्टोरीज ध्यान बनाए रखना है, जो कि 1905 में आई है। पहली शॉर्ट स्टोरी का नाम क्या था, दी बर्ड्स ऑफ प्रे, और दूसरी शॉर्ट स्टोरी का क्या नाम था, दूसरी शॉर्ट स्टोरी का नाम था अ टेल ऑफ अ व्हेल, और तीसरी थी द मैन हु वाज किंग। इसके बाद इनके दो निबंध आए, जो कि 1909 में आए, और दोनों निबंधों के नाम मैं बता देता हूं। द पॉइंट ऑफ व्यू ये पहला निबंध था, और जेंटलमैन एंड सीमैन ये इनका दूसरा निबंध था। इनकी दो पुस्तक समीक्षाओं की थी, जिसमें दी वाइन एंड प्योरिटेन करके बात करेंगे और इगोइस्ट की बात करेंगे। ठीक है, इतनी बातें हमको समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं किस पे, पोइम्स पर चलते हैं। अगर हम पोइम्स की चर्चा करेंगे, देखो जल्दबाजी नहीं करिएगा, मैं बहुत प्यार से समझा दूंगा टीएस इलियट को, इनके वर्क को भी समझा दूंगा। ठीक है, अब फेबल फॉर फिस्टर्स की बात कर लेते हैं हम लोग। अब फेबल फॉर फिस्टर्स जो कि 1905 में ही आई है, ये इनकी पहली पोइम थी, प्रकाशित पोइम कह सकते हो। इसका अर्थ होता है दावत करने वालों के लिए एक नीति कथा। मतलब ये है, ये इलियट की प्रकाशित यानी कि पब्लिश, पहली पब्लिश बुक पोइम है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपसे ये कुछ कभी पूछा जाए कि टीएस इलियट की सबसे पहली पब्लिश्ड पोइम कौन सी है, तो आप लोगे नाम अ फेबल फॉर फिस्टर्स। इसमें उन्होंने स्कूल के अभ्यास यानी कि एक स्कूल एक्सरसाइज के रूप में लिखा था, और ये स्मिथ एकेडमी रिकॉर्ड्स में पब्लिश हुई थी, ये भी ध्यान बनाए रखना। ठीक, तो क्या क्या बताया, पहली वाले में हमने क्या बताया था कि इलियट की पहली प्रकाशित कविता है, 1905 में पब्लिश हुई है, और स्कूल एक्सरसाइज के रूप में इसको प्रकाशित किया गया है। इसके बाद हम इसकी दूसरी की बात करते हैं। अब दूसरा कौन सा है हमारा, 1905 में ही है, और इसका नाम है अ लिरिक इफ टाइम एंड स्पेस एज सेजेस से। क्या नाम है, अ लिरिक इफ टाइम एंड स्पेस एज सेजेस से, यदि समय और स्थान वैसा ही है जैसा विद्वान कहते हैं। ये क्या है, एक लिरिक है। ये पोइम कैसी है, एक लिरिक पोइम है, जिसमें समय, स्थान और जीवन के दार्शनिक विचारों को क्या करा गया है, प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो एग्जाम पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इतना पूछा जाएगा कि ये कैसी पोइम है, तो लिरिक पोइम है, और इसमें किसके विषय के बारे में बात की गई है, थीम क्या है, तो टाइम एंड स्पेस इसका क्या है, थीम रहता है। अब हम 1905 की ही एक और पोइम है, जिसका नाम है
एट ग्रेजुएट 1905, ठीक है, एट ग्रेजुएट 1905 या 05 ये की बात है। तो स्नातक समारोह पर एक कविता ये लिखी गई थी जब इन्होंने ग्रेजुएशन किया था उस पर। एक कविता विद्यालय में जब स्नातक समारोह हो रहा था उसके अवसर पर लिखी गई थी, तो इसीलिए हम ग्रेजुएशन इसमें इसी पॉइंट को हम ग्रेजुएशन, जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, अब ये ग्रेजुएशन पे लिखी गई पोइम थी तो इसको क्या कहा जाने लगा, ग्रेजुएशन पोइम कहा जाने लगा, ठीक है। ये भी इनकी प्रारंभिक कविताओं में ही गिनी जाती है 1905 में। अब 1905 के बाद हम लोग कहां चलते हैं, 1907 में। अगर हम 1907 में बात कर लेते हैं तो माफ करना, सॉन्ग इफ स्पेस एंड टाइम एज सेजिस से, ये 1907 में आया है। यदि समय और स्थान वैसा होता जैसा विद्वान कहते हैं, ये क्या है, ये 1905 की एक लिरिक कविता का संशोधित रूप माना जाता है और बाद में इसको हार्वर्ड एडवोकेट में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। मैंने क्या बताया, ये जो 1905 में इफ टाइम एंड स्पेस एज सेजिस से आया था उसी का क्या था, एक संशोधित रूप था, रिवाइज वर्जन कह सकते हो। हार्वर्ड हार्वर्ड एडवोकेट में इसको पब्लिश कराया गया था और 1905 की जो पोएम थी उसका एक संशोधित रूप इसको माना जाता है जो कि 1907 में आई है। अब हम माफ करना 1908 की बात करते हैं, बिफोर मॉर्निंग। अगर हम बिफोर मॉर्निंग की बात करते हैं, सुबह होने से पहले, मतलब क्या है, ये एक कविता पोइम है जो रात में यानी कि कोई एकांतवास है और नई सुबह की प्रतीक्षा को व्यक्त करा जाता है। इसमें एक, जब आप इस पोइम को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा इसमें जो मॉर्निंग इमेजरी का जो बात होता है, यानी कि सिंबलिस्ट रूप में इसका जो प्रभाव दिखाया जाता है इस पोइम के अंदर, वही चीज ये दिखाई गई है। 1908 में एक और है, 1908 में, और उसका नाम है सरसीज पैलेस। जब हम सरसीज पैलेस की बात करते हैं, यानी कि सरसी का महल है इसमें, और ये कविता क्या है, एक यूनानी पौराणिक पात्र होता है सिर्स, उस पर आधारित है जो अपने जादू के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। सिर्स ग्रीक मैथोलॉजी में ऐसा माना जाता है, इसीलिए इसको हम मैथोलॉजिकल पोएम के अंदर रखते हैं। 1909 में फिर से हम बात किसकी कर लेते हैं, सॉन्ग व्हेन वी केम होम अक्रॉस द हिल। क्या लिखा है 1909 में, एक आया सॉन्ग व्हेन वी केम होम अक्रॉस द हिल, यानी कि जब हम पहाड़ी पार करके घर लौटे। मतलब यहां पर ये जो पोइम है ना, इस पोइम के अंदर जो प्रकृति है, स्मृति है, या जो भावनाओं पर आधारित एक लिरिक पोइम होती है उसको बताया गया है। इसमें नेचर प्लस मेमोरी दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा और ये क्या है, एक लिरिक पोइम है। इसके बाद हम 1909 की ही बात करेंगे और क्या है हमारा ऑन अ पोर्ट्रेट। अगर हम ऑन अ पोर्ट्रेट की बात करें, एक चित्र के बारे में बताया गया। पोर्ट्रेट क्या होता है, एक चित्र होता है जैसे दीवार पर कोई लटका हुआ हो। तो ये जो कविता है ना, वो किसी व्यक्ति के चित्र को देख करके अपनी पर्सनालिटी और अपनी जो फीलिंग्स होती हैं उनको यहाँ पर चित्रित करता है। तो पोर्ट्रेट पोइम है और साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन इस पोइम के अंदर किया गया है, ठीक है। अब हम 1909 की एक और पोइम है इनकी, और उस पोइम का नाम है नॉकटर्न। नॉकटर्न की अगर हम बात करते हैं तो नॉकटर्न का मतलब होता है जो नाइट सॉन्ग नहीं होते हमारे, नाट रात को गीत गाए जाने वाले, उसको हम नॉकटर्न कहते हैं। ये जो कविता है वो रात को एकदम शांति है, एक रहस्य है और अकेलेपन का एक बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। तो इसमें एक नाइट इमेजरी आपको इस पोइम के अंदर मिलेगा और इसमें सिंबोलिज्म के रूप में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम किसकी बात करते हैं, ह्यूमरेस्क की बात करते हैं। एक 1910 में आई है ह्यूमरेस्क। अगर हम ह्यूमरिस्क मतलब होता है एक हास्यपूर्ण रचना, यानी कि हल्के व्यंग और हास्य के साथ इस कविता को प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए इसको हम ह्यूमरस पोइम या सटारिकल पोइम के रूप में जानेंगे। इसके बाद हम स्प्लीन की बात कर लेते हैं जो कि 1910 में आई है स्प्लीन हमारी। अब स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन का मीनिंग अगर मैं बताऊं तो मुझे याद आ रहा है उदासी कहते हैं इसको, जैसे कोई निराशा हो या मानसिक अवसाद किसी के अंदर नजर आ रहा हो तो उसी को हम स्प्लीन कहते हैं। अच्छा, इस कविता के अंदर भी आधुनिक जीवन से ऊब जाना या अकेलापन या मानसिक निराशा को ही व्यक्त किया गया है। तो इसमें जो दिखाया जाता है मेन मेन चीज वो क्या दिखाई जाती है, मॉडर्न अलाइनेशन दिखाया जाता है, यानी कि अलग हो जाना, बिछड़ जाना, जैसे प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ जाते हैं। तो इसमें एक मलंकली सिचुएशन होती है, ठीक है। सिंबोलिस्टिक इन्फ्लुएंस इसके अंदर दिखाया जाता है। 1910 की अगर हम बात करते हैं तो ये ओड है, ठीक है। ओड क्या होता है आप जानती हो, पोइट्री का एक कहते हैं पार्ट है, ठीक है। तो एक पारंपरिक शैली की एक कविता होती है जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु या विचार की प्रशंसा की जाती है ओड के अंदर, और क्लासिकल फॉर्म में। खैर, अब इनका कुछ पोएट्री कलेक्शन देख लेते हैं कि इनके कौन कौन से हमारे पोएट्री कलेक्शन आए थे, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अब फेबल फॉर फिस्टर्स जो है इलियड की सबसे पहली पब्लिश पोइम थी। इसके बाद सॉन्ग करके
ठीक है। 1905 की एक लिरिक कविता थी, उसका संशोधित रूप आया था 1907 में। और सिर्स पैलेस ग्रीक मैथोलॉजी पर आधारित पोइम थी। इसके बाद एक नाइट पोइम है, स्प्लीन है, ओड है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली आपके साथ। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं आपको, मैंने क्या बताया कि 1917 में इनका एक कलेक्शन आया था जिसका नाम था प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये टीएस इलियट का पहला पब्लिश्ड यानी कि फर्स्ट पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ पोएम्स था, यानी कि प्रथम प्रकाशित कविता संग्रह था जो कि 1917 में प्रकाशित हुआ था। और ये जो कलेक्शन था इसमें आधुनिक जीवन, अकेलापन या जो हमारा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, मानसिक संघर्ष होता है, शहरी जीवन और मानवीय असुरक्षा, इन सब का बखूबी चित्रण किया गया है। और मैं बता दूं आपको, जो प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन है वो 1917 में पब्लिश हुआ है। ये क्या है, इसका जॉनर अगर पूछे तो ये एक पोएट्री कलेक्शन है। सबसे पहली बार फर्स्ट पब्लिश पोएट्री कलेक्शन आप टीएस इलियट का कह सकते हो, और मॉडर्निज्म का प्रारंभिक और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकता है। जिसमें कौन कौन सी पोएम्स को रखा गया था जरा समझो। अ लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक, ये जो द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक है, इसमें क्या होता है, एक जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक होते हैं, उनके एक प्रेम गीत को बताया गया, यानी कि ये इलियड की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, जिसमें जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक नामक एक मध्यम मिडिल एज का एक व्यक्ति दिखाया जाता है जिसके अंदर एक मानसिक दुविधा, अकेलापन, आत्मसंदेह या निर्णय लेने की जो असमर्थता होती है उसको बहुत अच्छे से इस पोइम के अंदर चित्रित किया गया है। और इसका अगर हम मेन कैरेक्टर की बात करें तो इस पोइम के अंदर मेन कैरेक्टर जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक ही है, जिसमें ये बहुत लोनलीनेस यानी कि सेल्फ डाउट, आधुनिक जीवन से निराशा, समय का दबाव, ये सब चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। अब मैं अगर एग्जाम की पॉइंट्स की बात करूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाती हैं, तो इलियड की सबसे प्रसिद्ध प्रारंभिक कविताओं में से ये एक है, ठीक है, जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक इसका, और ड्रामेटिक मोनोलॉग है, सबसे बड़ी चीज ये है, ठीक है, मॉडर्निस्ट पोइट्री का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। चलो अगला हम बात करते हैं, एक एक चीज बहुत डिटेल नहीं करूंगा लेकिन उतना डिटेल कर दूंगा हर एक बार को जो कि तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाए, क्योंकि इस बार का जब टीजीटी का पेपर देखा ना तो अब मन करता है खूब डिटेल से पढ़ाने का, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ आ जाए। ठीक है, आप शॉर्ट वे में अगर कोई चीज तलाशोगे तो मैं नहीं कह सकता कि आप तलाशो, पढ़ो या मत पढ़ो ये तुम्हारा मर्जी है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा आप डिटेल पढ़ो, क्योंकि अब सिलेक्शन उन्हीं लोगों का हो रहा है जो बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं। मैंने भी अब डिटेल्ड वीडियो ही आपको दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा लंबा होता है, 1-1.5 घंटे का होता है वीडियो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे लगता है एक वीडियो देख लोगे तो सफिशिएंट हो जाएगा। खैर, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की बात करते हैं, ये 2022 में, सॉरी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पीजीटी में पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्या है, एक पोइम है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसमें एक महिला के चित्र की बात होती है। ये जो पोइम है ना, इसमें एक पुरुष और एक उच्च वर्ग की महिला के बीच जो जटिल भावनाओं का संबंध होता है, रिलेशनशिप होता है, उसको बहुत अच्छे से चित्रित किया गया है। तो इसमें अगर जो पात्र होते हैं तो एक नरेटरी होता है, दूसरा ये लेडी होती है। ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और इसमें मॉडर्न अर्बन सोसाइटी को दिखाया गया है। और तीसरी चीज जो इसमें आपको ध्यान बनाए रखना है, इसमें इमोशनल आइसोलेशन दिखाया जाता है, ठीक है। अब हम आंट हेलन की बात कर लेते हैं, एक और थोड़ा सा ऊपर कर लें, वेरी गुड। आंट हेलन की बात कर लेते हैं, तो चाची हेलन मतलब क्या है, ये एक छोटी व्यंग्यात्मक पोइम है, सटायरिकल पोइम है। ध्यान रखना इसमें क्या होता है कि एक आंट हेलन की मृत्यु के बाद समाज के लोगों के जो कृत्रिम संवेदनाएं होती हैं, बनावटी फीलिंग्स जो होती हैं और दिखावे का जो चित्रण होता है उसको बताया गया है, ठीक है। खैर आगे, तो ये बस इतना आंट हेलन के बारे में इतना ध्यान रखना है कि ये एक सटायरिकल पोइम है, डेथ थीम इसकी है, ठीक है, साइको सोशल हाइपोक्रेसी इस पोइम के अंदर दिखाई जाती है। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, प्लूट्स की बात करते हैं। प्लूट्स में मतलब ये कविता जो है ना, वो आधुनिक शहर के जो जीवन की नीरसता होती है, अकेलापन होता है, दरिंदगी होती है, गंदगी होती है, या आध्यात्मिक खालीपन, ये सारी चीजें आपको प्लूट्स के अंदर मिलेगी, ठीक है। अर्बन लाइफ इसके अंदर देखने को मिलता है, लोनलीनेस देखने को मिलता है, और स्पिरिचुअल इम्पिटीनेस या मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करी गई है। तो अर्बन पोइट्री मॉडर्न सिटी लाइफ की और सिंबोलिज्म और इमेजरी का बहुत अच्छा इसमें प्रयोग किया गया अगर आप प्लूट्स को पढ़ोगे। अब हम एक और इनके पोइट्री कलेक्शन की बात करते हैं, टीएस इलियट के, जो कि 1920 में आया, और उस पोइट्री कलेक्शन का नाम होता है क्या, पोएम्स करके, ठीक है। क्या नाम होता है दोस्त, पोएम्स करके।
अगर हम पोएम्स की बात करें, ये भी एक कविताओं का संग्रह है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पोएट्री कलेक्शन है, और इसमें आधुनिक जीवन या जो स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस होता है या मोरल डिके व्यक्ति के अंदर जो दिखाया जाता है, सामाजिक पतन जिसको हम कहते हैं, या सटायर है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, 1920 में इनका एक पोएट्री कलेक्शन आया था, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी पोइम्स थी, तो जेरोन्सन याद बनाए रखोगे, सबसे पहली पोइम कौन सी है आपकी, जेरोन्सन। अच्छा, ग्रीक शब्द में जो जेरोन का मीनिंग अगर आप देखोगे तो जेरोन का मतलब होता है ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति। और ये जो कविता है ना, वो भी एक वृद्ध व्यक्ति के माध्यम से, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद के यूरोप की आध्यात्मिक और जो नैतिक गिरावट देखने को मिली थी, उसी का चित्रण इस पोइम के अंदर किया गया है। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक जेरोन्सन ही होता है, एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, ठीक है। अगले पोइम हमारी कौन सी है, अगली पोइम को जरा हम दिखाते हैं, उसका नाम है स्विनी अमंग द नाइटिंगेल्स। अगर हम स्विनी अमंग द नाइटिंगेल्स की बात करते हैं तो इस पोइम में स्विनी नाम का एक पात्र होता है, और उस पात्र के माध्यम से आधुनिक समाज की हिंसा, वासना या जो नैतिक पतन होता है उसका चित्रण इसके अंदर किया गया है। तो मुख्य पात्र इसमें स्विनी ही है, ठीक है। मैथोलॉजिकल रेफरेंसेस की बात की गई है और मॉडर्न सोसाइटी की इसमें आलोचना की गई है। इसके बाद एक और है हिप्पोपोटामस। अगर हम हिप्पोपोटेमस की बात करते हैं, दरियाई घोड़ा जिसको कहते हैं हिंदी में, तो ये एक व्यंग्यात्मक, एक सटेरिकल पोइम है, और जिसमें दरियाई घोड़े और चर्च की तुलना करके धार्मिक पाखंड पर बहुत अच्छा कटाक्ष किया गया है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें सटायर देखने को मिलेगा इस पोइम के अंदर, रिलीजियन, हाइपोक्रेसी, ये सब चीजें देखने के लिए मिलेंगी। इसमें क्या होता है, सटेरिकल पोइम होती है, और ज्यादातर इस पोइम के अंदर चर्च पर व्यंग किया जाता है, ठीक है, सिंबल्स के माध्यम से। अब हम किसकी बात करते हैं, विस्पर्स ऑफ इमोर्टलिटी की बात करते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करके आपको देखो। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, विस्पर्स ऑफ इमोर्टलिटी की बात कर लेते हैं। ये जो कविता होती है वो जीवन, मृत्यु और अमरता के विचारों पर आधारित है। इसमें जॉन डन का भी उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉन डन का उल्लेख टीएस इलियट ने कौन सी पोइम में किया है, तो विस्पर्स ऑफ इमोर्टलिटी में, ठीक है। अगला, तो जॉन डन का प्रभाव इस पोइम के अंदर देखने को मिलेगा, डेथ एंड इमोर्टलिटी थीम देखने को, मेटाफिजिकल रेफरेंसेस इस पोइम के अंदर जरूर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मिस्टर एलियट संडे मॉर्निंग सर्विस। क्या है, अगली पोइम का नाम है दोस्त मिस्टर एलियट्स संडे मॉर्निंग सर्विस। अगर हम इसकी बात करते हैं कि श्री एलियट की रविवार की प्रार्थना सभा, मतलब ये धार्मिक रीति रिवाज और पाखंड पर व्यंग करने वाली कविता है। तो रिलीजियन दिखाया जाएगा इस पोइम के अंदर, सटायर दिखाया गया, कुछ रिचुअल्स भी दिखाए जाते हैं, ध्यान रखना। तो रिलीजियस सटायर है, इसमें मॉडर्न सोसाइटी की आलोचना की गई है। अच्छा, ज्यादातर आप इनके वर्क्स को जब टीएस इलियट के देखोगे तो उसमें मॉडर्न सोसाइटी की बहुत ज्यादा आलोचना की गई है। इसके बाद हम कुकिंग एग की बात करते हैं, और कुकिंग एग क्या है, ये एक पकता हुआ अंडा कह सकते हैं हिंदी में, ये भी एक पोइम है, ठीक है। अभी हम सारी पोइम ही इनकी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पोइम्स के कलेक्शन में ही आई थी 1920 में। ये जो पोइम है ना, वो आधुनिक जीवन में जो निरस्ता होती है यार, हास्य व्यंग को प्रस्तुत करती है। जीवन जो है ना, वो एक सबका, सारी चीजों का संगम है। आप बहुत ज्यादा दुखी नहीं रह सकते, बहुत खुश नहीं रह सकते, ठीक है। आपके जीवन में आलोचना जरूरी है, ठीक, सारी चीजें, तारीफ भी जरूरी है, आलोचना भी जरूरी है। तो ये जो है ना, वो आपका बैलेंस बना रहना चाहिए जीवन का। तो इस जो पोइम है आपका कुकिंग एग, इसमें भी सटायर है, एवरीडे लाइफ को बताया गया है, मॉडर्न सिविलाइजेशन को दिखाया, थोड़ा सा ह्यूमरस और सटेरिकल पोइम के रूप में, ठीक है। मॉडर्न लाइफ को ज्यादातर इसमें चित्रण किया गया है। अब हम बात करते हैं 1922 में इनका एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट द बेस्टलैंड आया था, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं हम, बेसलैंड की बात कर लेते हैं, बंजर भूमि जिसको कहते हैं। ये टी.एस. इलियट की सबसे प्रसिद्ध और मॉडर्निस्ट पोइम है, यानी कि आधुनिकतावादी कविता है ये। इसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो यूरोप की आध्यात्मिक और नैतिक सांस्कृतिक पतन का चित्रण इसके अंदर ज्यादातर किया गया है। और ये जो कविता है ना, 5 भागों में विभाजित है, मैं बता दे रहा हूँ। यानी कि इसमें टोटल 5 पार्ट हैं। इसमें अनेक मिथिक तुमको दिखेंगे, धार्मिक ग्रंथ और बहुत सारे इल्यूजन्स, यानी कि जो साहित्यिक संकेत होते हैं उनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है, ठीक है। टायरेसियस इसका लगभग सेंट्रल कैरेक्टर माना जाता है इसके अंदर। तो इसमें ये इनकी मास्टरपीस है, एजरा पाउंड के द्वारा इसको एडिटेड किया गया था, उन्हीं को इन्होंने डेडिकेट किया है। इसमें 5 पार्ट है। मॉडर्निज्म की सबसे प्रसिद्ध कविता है, 1922 में ये पब्लिश हुई है। हम ज्यादा इस पे हमने डिटेल वीडियो बना चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं जाऊंगा। मैं बात करता हूं 1925 में एक और वर्क है इनका, दी हॉलो मैन। हालो मैन का मतलब होता है जो खोखले व्यक्ति होते हैं। ये जो कविता ऐसे लोगों का चित्रण करता है जिनका जीवन आध्यात्मिक रूप से एकदम खाली है और उद्देश्यहीन है, ठीक है।
तो स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस इसमें ज्यादातर दिखाया जाता है, डिस्पेयर निराशा दिखाई जाएगी, फेलियर ऑफ ह्यूमैनिटी। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस हॉलो मैन का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद अ बैंग बट अ बिम्पर। ठीक है, एक और है 1926 से सॉरी 1927 से एरियल पोएम्स। इसमें क्या होता है कि ये क्रिसमस पर प्रकाशित धार्मिक कविताओं की एक श्रृंखला है, क्रिश्चियनिटी, फेथ और स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाया गया है। इसमें 1927 से लेकर के 1954 तक की प्रकाशित कविताएं रखी गई हैं इस सीरीज में, क्रिसमस सीरीज इसको हम कहते हैं। ठीक है, 1927 में एक और है जर्नी ऑफ द मैगी। 1927 में द जर्नी ऑफ द मैगी, तो जर्नी ऑफ द मैजाई भी पढ़ते हैं इसको, या मैगी पढ़ सकते हो, यानी कि ज्ञानी जो पुरुष होते हैं उनकी यात्रा की बात की गई है। तो ये जो कविता है ना, इसमें 3 ज्योतिषी दिखाए जाते हैं, मैगी से मतलब यहाँ पे ज्योतिषियों से लगाओगे, उनकी यात्रा का वर्णन किया गया, जिसमें यीशु मसीह के जन्म के बाद उनसे मिलने जाते हैं। तो इसमें 3 मैगी दिखाए जाते हैं, यानी कि 3 ज्योतिषी दिखाए जाते हैं। ठीक है, चलो एरियल पोएम्स का भाग कह सकते हो, बिब्लिकल पोएम है ये एक। अब 1928 में अ सॉन्ग ऑफ सिमोन। ठीक है, अ सॉन्ग फॉर सिमोन्स की बात करते हैं तो सिमोन के लिए एक गीत, एक कविता बाइबल के पात्र जो सिमोन पर आधारित है, जो यीशु को देख करके ईश्वर का धन्यवाद करता है। अगला बिब्लिकल कैरेक्टर है ये एक सिमोन, आप देखिएगा बाइबल में। ठीक है, ये भी एरियल पोएम्स को कह सकते हो। अब 1930 में हम किसकी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा एस वेडनसडे को। अगर हम एस वेडनसडे की बात करते हैं तो ये इलियड का एक धार्मिक परिवर्तन होता है, इसके अंदर रिलीजियस कन्वर्जन बोल सकते हो। इसके बाद लिखी गई ये पहली प्रमुख कविता है और इसमें ईश्वर की ओर लौटने और आध्यात्मिक शुद्धि का वर्णन किया गया है, मतलब पछतावा, रेपेंटेंस दिखाया जाएगा इस पोएम के अंदर, फेथ या स्पिरिचुअल रिन्यूअल भी दिखाया जाएगा, कन्वर्सन पोएम कह सकते हो इसको, क्रिश्चियन फेथ, क्रिश्चियन फेथ है ना। खैर कोई नहीं, 1931 पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, कोरियोलन, कोरियोलन की बात करें तो ये एक रोमन सेनापति होता है कोरियोलेनस, उस पर आधारित है, जिसमें सत्ता और राजनीति के संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। कोरियोलेनस उसी पर आधारित है कोरियोलन। ठीक है, रोमन हिस्ट्री, जिसमें उसमें देखा नहीं होगा, विलियम शेक्सपियर को पढ़ा होगा तो जानते होंगे। 1939 की अगर हम बात करें, ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, क्या बोला गया, ओल्ड पॉसम्स लिखा है, माफ करना, ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, मतलब ये होता है ये बच्चों के लिए लिखी गई एक हास्यपूर्ण कविताओं का संग्रह था एक्चुअली, जिसमें विभिन्न बिल्लियों का मनोरंजन वर्णन है, बहुत प्रकार के इसमें कैट्स को रखा गया था। तो ये चिल्ड्रंस पोएट्री थी, इसी पर आधारित प्रसिद्ध इनका एक म्यूजिकल कैट बना था। ठीक है, एक ये हमने यहां पर दिया है जो 1939 में एक मार्चिंग सॉन्ग ऑफ द पॉलिकल डॉग्स, द मार्चिंग सॉन्ग ऑफ द पॉलिकल डॉग्स, ये बच्चों के द्वारा लिखी गई कविता है, जिसमें कुत्तों को हास्यपूर्ण चित्रण किया गया है, पॉलिकल डॉग, चिल्ड्रन पोइम कह सकते हो। अगला ये हो गया आपका, इसको देख लीजिए, इसे और समझा देते हैं। 1939 में ही क्या है, बिली मिका द रिमार्केबल पैरेट, इसमें क्या होता है, एक बुद्धिमान और बोलने वाले तोते की मनोरंजक कविता है। ठीक है, ये भी चिल्ड्रन पोइम है। तो इनकी कुछ चिल्ड्रन पोइम का जिक्र किया गया है। 4 क्वार्टेट्स की बात करें तो ये टी.एस. इलियट की अंतिम महान काव्य कृति मानी जाती है, जिसमें टाइम, स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री और गॉड पर गहन चित्रण किया गया है। इसमें जो 4 क्वार्टेट्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला क्वार्टेट्स 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया था, बर्न्ट नॉर्टन जो कि 1936 में आया था, ईस्ट कॉकर 1940 में, ड्राई सैल्वेजेस 1941 में और लिटिल गिडिंग करके 1942 में। तो ये इलियड की अंतिम महान कविता मानी जाती है, 4 भागों का ये संग्रह माना जाता है। नोबेल प्राइज मिलने के प्रमुख कारणों में इसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, जो कि 1948 में इनको मिला था। मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री की सर्वोच्च उपलब्धियों में से ये एक माना जाता है, इसलिए 1945 का जो 4 क्वार्टेट्स है ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो बेस्टलाइन ध्यान बनाए रखोगे, इनका 1922 में मास्टरपीस मानी जाती है, 5 भागों में है, एजरा फंड को डेडिकेट किया। हालो मैन ध्यान बनाए रखना है, ठीक है, 1925 में, जानी आप दी महंगी 1927 में, एक्स बर्नेडे 1930 में, 4 क्वार्टर्स 1945 में। तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट जो वर्क थे जिनको हमने डिस्कस किया था। अब हम इनकी बात करते हैं, पोएटिक प्लेज की बात करते हैं, जो कि टोटल कितनी है, 7 है। दोस्त एक एक चीज करके आप बहुत प्यार से समझो, इनके
जो पोएटिक टीएस इलियट ने कुल जो है 7 प्रसिद्ध नाटक यानी कि पोएटिक प्लेस लिखे थे। इन नाटकों में जो कविता और नाटक का जो सुंदर समन्वय देखने को मिलता है और इनका जो प्रमुख विषय होता था वो रिलीजियन, मॉरलिटी यानी कि धर्म, नैतिकता या गिल्ट जो अपराध बोध होता है या सेल्फ रियलाइजेशन बहुत देखने को मिलेगा, आत्मज्ञान, ये सब मानवीय संबंध इनके नाटकों में देखने को मिलेगा। तो एग्जाम पॉइंट के से ये भी ध्यान बनाए रखना कि टीएस इलियट ने टोटल 7 पोएटिक प्लेज को लिखा है, जिसमें सबसे पहला हमारा प्ले कौन सा है, स्विनी एगोनिस्ट है, जो कि 1926 में आया। स्विनी एगोनिस्टीज संघर्षरत स्विनी, ये एक अधूरा काव्य नाटक, एक अनफिनिश्ड पोएटिक प्ले माना जाता है इनका, स्विनी एगोनिस्ट। इसमें आधुनिक जीवन की निरर्थकता, एकदम बेकार, हिंसा, आध्यात्मिक खालीपन, ये सब चीजें दिखाया जाता है, जिसमें स्विनी, डोरिस, डस्टी, ये सब आपको कैरेक्टर मिलेंगे। अनफिनिश्ड प्ले है, ध्यान रखना। अब हम एक और 1934 का एक और प्ले है, दी रॉक, रॉकी भाई रॉक, 1934 में आया है। दी रॉक, रॉक का मतलब बेसिकली होता है चट्टान। ये नाटक जो है ना इंग्लैंड में एक चर्च निर्माण के लिए लिखा गया था, जिसमें ईसाई धर्म, विश्वास और समाज में चर्च की भूमिका पर बहुत ज्यादा बल दिया गया था। इसका मुख्य पात्र कोरस दिखाया जाता है, जिसमें क्रिश्चियनिटी, फेथ और चर्च की बातें होती हैं। ये एक रिलीजियस प्ले है, ठीक है। चर्च बिल्डिंग पैग में पेजेंट पर शायद ये लिखा गया था, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1935 का मर्डर इन कैथेड्रल, कैथेड्रल में हत्या। ये इलियड का सबसे प्रसिद्ध काव्य नाटक है, ध्यान रखना। ये कैंटरबरी के जो आर्क बिशप होते हैं, जिनका नाम होता है शायद थॉमस बेकेट, ठीक है, उनकी हत्या का इसके अंदर वर्णन किया जाता है। थॉमस बेकेट होते हैं इसके अंदर। 4 टेम्पटर्स दिखाए जाते हैं, 4 नाइट्स दिखाए जाते हैं, मैट्रिडम इसकी थीम दिखाई जाती है, रिलीजियस सत्ता बनाम चर्च इसमें कहानी होती है। तो ये जो इलियड का है ना मोस्ट फेमस पोएटिक प्ले माना जाता है, जिसके हीरो जो है वो थॉमस बेकेट हैं। और ये जो पूरा का पूरा प्ले है ना मर्डर इन कैथेड्रल, वो एक हिस्टोरिकल इवेंट पर आधारित है। अब हम बात करते हैं 1939 में दी फैमिली रीयूनियन की बात कर लेते हैं। दोस्त थोड़ा बड़ा होगा लेकिन क्या करें, बहुत थोड़ा थोड़ा भी बताते हैं तो भी लंबा हो जाता है। 1939 में दी फैमिली रीयूनियन यानी कि पारिवारिक पुनर्मिलन होता है, रीयूनियन है ना हिंदी। ये जो नाटक है ना, इसमें बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा सेल्फ रियलाइजेशन, अपराध बोध, पारिवारिक संबंध देखने को मिलेंगे, ठीक है, आत्मिक मुक्ति, ये सब चीजें, जिसमें जो मेन कैरेक्टर होते हैं, हैरी दिखाया जाता है, एमी दिखाया जाता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्ले है, ग्रीक ट्रेजेडी का प्रभाव इसके अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। 1949 में कॉकटेल पार्टी, 1949 में कॉकटेल पार्टी, ठीक है। कॉकटेल पार्टी यानी कि ये इलियड का सबसे सफल नाटक माना जाता है और इसमें वैवाहिक जीवन, प्रेम, आत्मज्ञान और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। इसमें जो पात्र होते हैं, लवीनिया दिखाई जाती है, सीलिया और सर हेनरी हारकोर्ट रैली करके होते हैं, एडवर्ड चैम्बरलिन दिखाए जाते हैं, शायद इसी के कैरेक्टर हैं, ठीक है। मोस्ट सक्सेसफुल प्ले माना गया था इनका ये। इसी प्ले के लिए इनको एक टोनी अवार्ड विनर, साइकोलॉजिकल ड्रामा था ना ये, इसलिए। 1953 में हम किसकी बात करेंगे, कॉन्फिडेंशियल क्लर्क की बात करेंगे, ठीक है। ये आइडेंटिटी, परिवार, उत्तराधिकार, इन समस्याओं पर आधारित इनका एक हास्य प्रधान काव्य नाटक है, ठीक है। कॉल्बी सिम्पकिन करके इसका एक कैरेक्टर होता है। तो इसमें जो थीम होती है ना, आइडेंटिटी, फैमिली, कॉमेडी, इन पर आधारित ये रहता है। एल्डर स्टेट्समैन की बात कर लेते हैं। ये 1959 में आया है एल्डर स्टेट्समैन। ये टीएस इलियट का अंतिम काव्य नाटक है, पोएटिक प्ले। तो टोटल टीएस इलियट ने 7 पोएटिक प्ले लिखे हैं, ठीक है। इनमें से जो दो एल्डर स्टेट्समैन है, इसमें एक बूढ़ा राजनीतिक जीवन, अतीत और उनका जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है, आत्म स्वीकृति होती है, उन सबका चित्रण इसके अंदर किया गया है, ठीक है। क्लैरटन करके, लॉर्ड क्लैरटन करके होता है वही। तो ये इलियड का लास्ट पोएटिक प्ले, अगर आपसे पूछा जाए इलियड का लास्ट पोएटिक प्ले कौन सा है, तो आप द एल्डर स्टेट्समैन का नाम लोगे और ये 1959 में आया है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आपको ध्यान बनाए रखना है। 1956 में स्विनी अगोनिस्ट करके, दी रॉक 1934 में, मर्डर इन कैथेड्रल 1935 में, फैमिली रियूनियन 1939 में, ठीक है, कॉकटेल पार्टी 1949 में, कॉन्फिडेंशियल क्लर्क 1953 में और द एल्डर स्टेटमैन 1959 में। तो ये इनके टोटल 7 पोएटिक प्ले थे, जिसमें मोस्ट फेमस प्ले मर्डर इन कैथेड्रल 1935 और इसके बाद मोस्ट सक्सेसफुल प्ले अगर हम बात करें, फेमस प्ले की बात करोगे तो मर्डर इन कैथेड्रल की बात करोगे और सक्सेसफुल प्ले की बात करोगे तो कॉकटेल पार्टी की बात करोगे और लास्ट पोएटिक प्ले अगर आपसे पूछा जाए तो एल्डर स्टेट्समैन बताओगे। हीरो अगर आपसे पूछे कि मर्डर इन कैथेड्रल का कौन है तो थॉमस बकेट कह देना। सिनी अगोनिस्ट जो है वो कैसा एक अनफिनिश्ड पोएटिक प्ले है भाई। सारे एग्जाम पॉइंट यही क्लियर हो जाएंगे आपके।
अब हम किसकी बात करते हैं, नॉन फिक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे मेरे दोस्त, नॉन फिक्शन। अब नॉन फिक्शन में सबसे पहले आप किस पे जाओगे, यानी कि अब यहां से समझिएगा क्रिश्चियनिटी एंड कल्चर 1939 टू और 1948। क्रिश्चियनिटी एंड कल्चर ये जो पुस्तक है ना, वो इलियट ने ईसाई धर्म जो क्रिश्चियनिटी थी और उसके जो कल्चर था, संस्कृति थी, उसके गहरे संबंध को इस पुस्तक के अंदर समझाया है। उनका मानना था टीएस इलियट का कि किसी समाज की संस्कृति उसके धर्म से प्रभावित होती है, यानी कि क्रिश्चियनिटी एंड कल्चर पैरेलल है, धर्म और सांस्कृतिक निबंध पर कह सकते हो। सेकेंड ऑर्डर माइंड 1920 में, सेकेंड ऑर्डर माइंड 1920 में, ये भी इनका एक नॉन फिक्शन है, ठीक है। और नॉन फिक्शन ये जो निबंध है ना, ऐसे है, इसमें इलियट ने साहित्यिक चिंतन और आलोचनात्मक सोच, यानी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग, उस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। तो इसमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपको दिखेगा, आलोचनात्मक दृष्टि यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग इसके अंदर देखने को मिलेगा। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम बताने जा रहे हैं भाई, लिख लो, नॉन फिक्शन में ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ठीक है, ये 1920 में आया और ये इलियट की सबसे प्रसिद्ध आलोचनात्मक निबंध है, सबसे प्रसिद्ध, ध्यान रखना। इसमें उन्होंने कहा है कि जो महान कवि परंपरा है, ट्रेडिशन है, इससे जुड़कर ही मौलिकता प्राप्त करता है। इसी निबंध में उन्होंने इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री का प्रतिपादन किया था, ठीक है, इम्पर्सनल इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है, इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री को इसी के अंदर बताया गया और ट्रेडिशन का सिद्धांत भी इसी के अंदर दिखाया गया है। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे द सेक्रेड बोर्ड एसे ऑन पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म, ये भी 1920 में आया और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों ही ऊपर के इंपॉर्टेंट है। द सेक्रेड बोर्ड ये इलियट का प्रसिद्ध आलोचनात्मक निबंध, यानी कि सेकंड कह सकते हो, पहला दूसरा दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम भी शामिल है, इसी के अंदर है, इसी में आया है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल एसेज का है और 1920 में इसको पब्लिश हुआ है। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम देखो ये नीचे दे रखा है 1920 का। ये जो निबंध था, ये इलियट के ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव सिद्धांत इसी ने दिया था। और इसमें कहा था कि जो हैमलेट है वो कलात्मक दृष्टि से पूरी तरह सफल नाटक नहीं है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन को दिखाया गया है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें शेक्सपियर के हैमलेट की आलोचना भी की गई है। इसके बाद हम होमेज टू जॉन ड्राइडन की बात कर लेते हैं। थोड़ा ऊपर पहुंचो, कौन सा है, ये वाला, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924, ठीक है। यह पुस्तक एक महान कवि थे जॉन ड्राइडन, उनको समर्पित एक आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है, यानी कि एक ही ध्यान बनाए रखना, होमेज टू जॉन ड्राइडन। टीएस इलियट ने ड्राइडन की इसमें आलोचना की है, ड्राइडन पर आधारित ये एक क्रिटिसिज्म बुक है। इसके बाद अगला हम चर्चा करते हैं आपसे शेक्सपियर, शेक्सपियर एंड द स्टोइसिज्म ऑफ सेनेका, स्टोइसिज्म ऑफ सेनेका जो कि 1928 में आई है। ये जो निबंध है ना, वो इलियट ने शेक्सपियर पर रोमन दार्शनिक सेनेका के प्रभाव का विश्लेषण किया है। तो इसमें शेक्सपियर प्लस सेनेका दोनों के मिलेंगे, ठीक है, शेक्सपियर प्लस सेनेका। अगला हम किसकी बात करते हैं, फॉर लॉन्स एंड्रूज की बात करते हैं। लॉन्स लॉर्ड एंड्रूज 1988 में, ओहो यार माफ कर दो दोस्त, कभी कभी मुंह से निकल जाती हैं चीजें, 1988 नहीं 1928, बोलते बोलते छक जाते हैं। पहले स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते छक जाओ, फिर एक वीडियो मन नहीं मानता है तो आप लोगों के लिए एक वीडियोज भी बना देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। तो अगर बाई चांस कभी गलती से कुछ लिखा हो और मेरे मुंह से कुछ निकल जाए तो उसको माफ करते चलिएगा। 1928 तो ये क्या था, फॉर लॉन्स एंड्रूज है। इसमें क्या हुआ, अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये एक धार्मिक और साहित्यिक निबंधों का संग्रह है, ये भी एक निबंधों का ही संग्रह है। अब हम दांते की बात करते हैं, दांते 1929, ये क्या है, ये जो पुस्तक है ना, वो इटली के एक महान कवि थे दांते एलिग्री, इनका सब लोग जानते होंगे, इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से समझते होंगे। इनके जीवन और साहित्य पर आधारित आलोचनात्मक अध्ययन था इनका, दांते 1929 करके। तो दांते पर प्रसिद्ध एक आलोचनात्मक पुस्तक है। तो आपको धीरे धीरे ये भी पता चल रहा होगा कि ये जो पुस्तकें हैं वो किनके जीवन पर आधारित है। सिलेक्टेड एसेज की बात करें तो 1917 से 1932, यानी कि ये इलियट के प्रमुख आलोचनात्मक निबंधों का एक संग्रह था, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एसेज था ये। थोड़ा और ऊपर मूव करते हैं, द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933, ठीक है। ये क्या है, हार्वर्ड में दिए गए नॉर्टन लेक्चर्स थे, उस पर आधारित एक पुस्तक थी। फिर रिपीट करता हूं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जब ये थे तो वहां पर एक नॉर्टन लेक्चर्स पर आधारित
एक पुस्तक थी जिसका नाम रखा गया था द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, जो कि 1933 में। तो नॉर्टन लेक्चर्स है इसके अंदर, पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म पर आधारित है। 12 नंबर पे आफ्टर स्ट्रेंज गॉड, तो ये 1934 में है। आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स, ये धर्म, संस्कृति और साहित्य पर आधारित व्याख्यानों का एक संग्रह है, यानी कि रिलीजियस क्रिटिसिज्म है ये। इसके बाद एलिजाबेथन एसेज की बात करते हैं। एलिजाबेथन एसेज 1934, इसमें क्या हुआ कि एलिजाबेथन युग के साहित्य और लेखों, जो वहां के उस समय कंटेम्प्रेरी लेखक जो थे, राइटर्स थे, उन पर आधारित ये निबंध थे। अगला हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, एलिजाबेथन एसेज के बाद में यही आएगा, एसेज एंसेंट एंड मॉडर्न 1936। अगर हम बात करते हैं एसेज एंसेंट एंड मॉडर्न, ये प्राचीन और आधुनिक साहित्यिक की तुलनात्मक समीक्षा कह सकते हो, तो कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म था ये। 15 नंबर पे इनका एक और है द आइडिया ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी 1939। ये एक इलियट के आदर्श ईसाई समाज की कल्पना को प्रस्तुत किया गया है, इसके अंदर क्रिश्चियनिटी की बात की गई है, ठीक है। अगला अ चॉइस ऑफ किपलिंग्स वर्स 1941 में, ठीक है। ये रुडयार्ड किपलिंग एक थे, उनकी कविताओं की चयन और भूमिका की बात करते हैं, चॉइस ऑफ किपलिंग्स वर्स। अगला हम बात करते हैं नोट्स टूवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर 1948, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर 1948, ये जो पुस्तक थी ना, इस पुस्तक में संस्कृति की परिभाषा दी गई, संस्कृति की, कल्चर की डेफिनेशन को बताया गया, उसके इंपॉर्टेंस को और उसके डेवलपमेंट पर विचार प्रस्तुत किया गया था। तो ये एक कल्चर थ्योरी की बात करते हैं इस पोएम के अंदर, सॉरी इस कलेक्शन के अंदर, ठीक है। अगला पोएट्री एंड ड्रामा 1951 में, 1951 में, ये क्या है, कविता यानी कि पोएम और प्लेज के संबंध का इसके अंदर एनालाइज किया गया है, तो पोएट्री एंड ड्रामा दोनों देखने को मिलेंगे। थ्री वॉइसेस ऑफ पोएट्री 1954, अगर हम थ्री वॉइसेस ऑफ पोएट्री की बात करें 1954 में, तो ये जो टीएस इलियट ने कविता की तीन आवाजें, थ्री वॉइसेस की अवधारणा को बताया गया है, तो इसमें थ्री वॉइसेस थ्योरी को दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए थ्री वॉइसेस थ्योरी किसमें दिया गया है, तो यही है दी थ्री वॉइसेस ऑफ पोएट्री 1954, जो कि टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया है। अगर हम द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, तो साहित्यिक आलोचना की सीमाओं और उद्देश्यों पर चर्चा इसके अंदर की जाती है। और इसके बाद हम बात करेंगे ऑन पोएट्री एंड पोएट्स 1957, कविता, कवियों और साहित्यिक आलोचना पर इलियट के निबंधों का ये एक संग्रह था। मतलब ये कह सकते हो यानी कि एसेज ऑन पोएट्री एंड पोएट्स, ठीक है। तो आपको कितना चीजें समझ में आया था, एक तो आपको पढ़ के जाना है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट 1920, ठीक है। इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री इसके अंदर दी गई थी, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का सिद्धांत दिया गया था इसके अंदर। सेक्रेड बुक जो कि 1920 में आया था, एक आलोचनात्मक निबंधों का बहुत ज्यादा फेमस कलेक्शन है ये। द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933 में, इसमें नॉर्टन लेक्चर्स पर आधारित है। नोट्स टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, संस्कृति के सिद्धांत पर आधारित है। द थ्री वॉइसेस ऑफ पोएट्री की अगर हम बात करें, थ्री वॉइसेस थ्योरी दी गई, इसके अंदर दी गई है। क्रिश्चियनिटी एंड कल्चर की बात करते हैं, या द आइडिया ऑफ द क्रिटिसिज्म, क्रिश्चियन सोसाइटी की बात करते हैं, तो इसमें धर्म संस्कृति पर आधारित कुछ चीजें बताई गई हैं। इसमें सबसे ज्यादा तुम्हें ध्यान देना है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट पे, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम पे, और थ्री वॉइसेस ऑफ पोएट्री, इन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पास थॉमस पब्लिकेशंस, देखो मरने के बाद जो है मरणोपरांत कौन कौन से इनके वर्क जो है वो प्रकाशित हुए थे, क्योंकि आप जानते हो पास थॉमस पब्लिकेशंस का मतलब है कि लेखक की मृत्यु के बाद जो इनकी वर्क प्रकाशित हुए थे। तो टीएस इलियट का निधन जो है 4 जनवरी 1965 को हो गया था। इसके बाद जो भी इनके महत्वपूर्ण वर्क जो है पब्लिश हुए थे, हम उनकी बात करेंगे 65 के बाद। तो क्रिटिसाइज द क्रिटिक, ये भी 1965 में आई है, लेकिन इनके मरने के बाद टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक, यानी कि आलोचक की आलोचना करना। ये जो पुस्तक थी ना इलियट की, टीएस इलियट की, साहित्यिक की एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म के संबंधित जो निबंधों का संग्रह था उस पर आधारित थी। इसमें उन्होंने आलोचना के उद्देश्य या आलोचक की जो भूमिका होती है, या साहित्य का जो मूल्यांकन के सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उन पर विचार प्रस्तुत किए गए। तो बस इतना ध्यान रखना कि टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक 1965 में पब्लिश हुई है, मरणोपरांत, ठीक है। जॉनर क्या है इसका, ये एक एसे है, यानी कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म पर आधारित एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये भी ध्यान बनाए रखना, ठीक है। अगला हम बात करते हैं द बेस्ट लैंड, यानी कि फैक्सिमिले एडिशन। द बेस्ट लैंड का जो मूल पांडुलिपि संस्करण था वो इसी को माना जाता है। इस संस्करण में द बेस्ट लैंड की जो मूल हस्तलिखित, पांडुलिपि से मतलब ही होता है मानुस्क्रिप्ट जो होती है वो हाथों से लिखी हुई होती है। तो ये एक रिवीजन था जिसमें एजरा पाउंड द्वारा
किए गए बहुत सारे संपादन इसके अंदर प्रकाशित किए गए और इसे समझने में सहायता मिली। तो कविता का जो अंतिम रूप कैसे तैयार हुआ वो ये था, ठीक है। 1974 में ये प्रकाश हुआ था। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट एडिशन है एजरा पाउंड का, ठीक है। अगला हम किसकी चर्चा करते हैं, एक आखिरी बचा है, ठीक है, और उसका नाम है इन्वेंशंस ऑफ द मार्च हेयर। ये मार्च हेयर की कल्पनाएं कह सकते हो 1919 से 1917 के बीच में। 1996 में लिखे तो ये 1919 से 1917 के बीच में गए थे, लेकिन 1996 में इनके मरने के बाद इसको पब्लिश कराया गया था। मतलब ये हुआ, ये जो पुस्तक है ना 1909 से लेकर के 1917 के बीच लिखी गई, इलियड की प्रारंभिक कविताओं का ये संग्रह था, ठीक है। और इसमें कई ऐसी कविताएं शामिल हैं जो उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हुई थी। ये संग्रह उनके जो प्रारंभिक काव्य विकास नहीं था, जो अर्ली पोएटिक डेवलपमेंट होता है, उसको समझने में बहुत महत्वपूर्ण। तो 1996 में इनके मरने के बाद इसको कलेक्शन को पब्लिश कराया गया था, ठीक है। और इसमें इनका जो प्रारंभिक जीवन था 1909 से 1917 के बीच का एक कविताओं का संग्रह है, ठीक। तो समझ में आ ही गया होगा अब आपको मरने के बाद इनके कौन कौन से वर्क आए थे। 1965 में टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक आया था, ठीक है। 1974 में द बेस्ट लैंड फैक्सिमिल एडिशन आया था, और 1996 इन्वेंशंस ऑफ द मार्च हेयर, ठीक है, जिसमें पॉइंट थी 1909 से लेकर के 1917 तक। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।